हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो पोटेंशियोमीटर के बेसिकली बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, मगर यहाँ पर हम लोग दो ही एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहला दो सेल का जो ईएमएफ होता है उसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे। फिर दूसरा सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये पोटेंशियोमीटर की सर्किट है। ये पोटेंशियोमीटर की अगर हम लोग सर्किट देखें तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक स्ट्रिप। इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक स्ट्रिप। और ये जो मेटेलिक स्ट्रिप होती है ये माउंटेड होती है वुडन बोर्ड के ऊपर। और ये जो मेटेलिक स्ट्रिप होती है ये कॉपर की बनी होती है। ये मेटेलिक स्ट्रिप बेसिकली बनी होती है कॉपर की। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ब्राउन कलर का जो वायर जो कनेक्टेड है ये वायर बना होता है मैग्नीन का, या फिर बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट टेन का, जिसकी जो रेसिस्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर कनेक्टेड है टैपिंग की, यहाँ पर कनेक्टेड है रियोस्टेट, यहाँ पर कनेक्टेड है ड्राइवर बैटरी, यहाँ पर कनेक्टेड है एम मीटर। यहाँ पर हमें दो टर्मिनल मिलेंगे, यहाँ पर एक टर्मिनल और दूसरा हमें यहाँ पर एक टर्मिनल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रियोस्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है, जब सर्किट में फ्लो होगा करंट, तो उस केस में अगर हम लोग देखें कॉपर वायर की, ये जो कॉपर की जो स्ट्रिप है इसकी रेसिस्टिविटी अलग है, मैग्नीन वायर की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो रेसिस्टिविटी अलग अलग होने की वजह से जो करंट का जो फ्लो होगा वो वेरी करेगा। तो करंट को मेंटेन करने के लिए, करंट के कांस्टेंट फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर रियोस्टेट, जिसके वजह से जो करंट का फ्लो है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। यहाँ पर कनेक्टेड है ड्राइवर बैटरी, ड्राइवर बैटरी की वजह से पूरी सर्किट में फ्लो करता है करंट। यहाँ पर कनेक्टेड है एम मीटर, एम मीटर हमें इंडिकेट करता है कि पूरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है वो दूसरा टर्मिनल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो लगा है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली मीटर रॉड। ये जो मीटर रॉड होता है वो 1 मीटर का बना होता है। यहाँ पर ये वाले टर्मिनल के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट और जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है इसके बारे में हमें समझ में आ जाएगा जब हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर कनेक्टेड होता है जॉकी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डॉटेड एरो होती है जॉकी, ये जॉकी को हम लोग मूव करते हैं ये मैग्नीन के वायर के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट एंड वायर के ऊपर। मैं ये जो वायर है इसको मैं बोलूँगा मैग्नीन वायर। तो आप के हिसाब से आप बोल सकते हो या तो ये मैग्नीन वायर है या फिर कॉन्स्टेंटन का वायर है, क्योंकि दोनों की जो रेसिस्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैग्नीन के वायर के ऊपर ये जो जॉकी है इसको हम लोग मूव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो एप्लीकेशन है उसमें हम लोग मेजरमेंट करेंगे सेल का ईएमएफ जो होता है उसका। मतलब हम लोग दो सेल लेंगे और दोनों सेल का जो ईएमएफ होगा उसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेम सर्किट कंसीडर किया पोटेंशियोमीटर की। यहाँ पर ये है कॉपर स्ट्रिप, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कॉपर स्ट्रिप जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमने कनेक्ट किया स्विच, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया रियोस्टेट, यहाँ पर ड्राइवर बैटरी एम मीटर। यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर हमें मिलेंगे दो टर्मिनल, एक टर्मिनल यहाँ पर और एक टर्मिनल यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है इसको हमने कंसिडर किया टर्मिनल ए। तो ये जो टर्मिनल ए यहाँ से हम लोग ले लेंगे दो कनेक्शन, या फिर बोल सकते हैं दो वायर हम लोग ये टर्मिनल से ले लेंगे, और एक जो वायर होगा उसको हम लोग एक पहली वाली सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो दूसरा जो वायर होगा उसको हम लोग दूसरी वाली सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो पहली वाली सेल का जो ईएमएफ है उसको हमने कंसीडर किया E1, दूसरे वाली सेल का जो ईएमएफ है उसको हमने कंसीडर किया E2। यहाँ पर कनेक्टेड है टू वे स्विच। टू वे स्विच की रिक्वायरमेंट क्या है, जब हम लोग पहले वाले सेल का ईएमएफ मेजर करेंगे जो कि होगा E1, तो उस केस में जो स्विच होगा वो ये पहले वाली सेल के साथ कनेक्टेड होगा, और ये जो स्विच का जो दूसरा जो एंड है वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली जब हम लोग दूसरे वाले सेल का ईएमएफ मेजर करेंगे तो उस केस में जो टू वे स्विच होगा वो दूसरे वाली सेल के साथ कनेक्टेड होगा, और पहली वाली जो सेल होगी वो ओपन सर्किट होगी। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है जॉकी, और ये जो जॉकी होगा इसको हम लोग मूव कर सकते हैं मैग्नीन के वायर के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसीडर किया मीटर रॉड। ये जो मीटर रॉड होता है बेसिकली 1 मीटर का होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो स्विच है इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देंगे, जिसके वजह से सर्किट में फ्लो होगा कांस्टेंट करंट, और वो जो कांस्टेंट करंट है उसको हमने कंसीडर किया आई। तो जो आई करंट होगा टर्मिनल ए पर आएगा और दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक करंट ये मैग्नीन वायर के थ्रू फ्लो करेगा, और जो करंट होगा वो ये C1 सेल के थ्रू फ्लो करेगा, जिसका जो ईएमएफ है वो है E1। यहाँ पर ये जो टू वे स्विच है वो ये C1 सेल के साथ कनेक्टेड है। पहला हम लोग ये जो C1 सेल का जो ईएमएफ है E1 उसका हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, फिर उसके बाद ये जो C2 सेल है जिसका जो ईएमएफ है E2 उसका हम लोग मेजरमेंट लेंगे। तो उस केस में जो टू वे स्विच होगा वो ये वाली सेल के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये जो कांस्टेंट करंट जो आई होगा वो ये टर्मिनल ए पर आएगा, फिर उसके बाद दो पार्ट में स्प्लिट होगा। आई करंट ये मैग्नीन वायर के थ्रू भी फ्लो करेगा, और उसके बाद ये जो C1 सेल है उसके थ्रू भी फ्लो करेगा, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो करेगा, जिसके वजह से गैल्वेनोमीटर में होगा डिफ्लेक्शन।
तो जो जॉकी जो कनेक्टेड है अभी इसको हम लोग मूव करेंगे मैग्नीन के वायर के ऊपर। कुछ इस तरीके से हम लोग मूव करेंगे मैग्नीन के वायर के ऊपर और मूव करते करते पर्टिकुलर पॉइंट पर लाके रख देंगे। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हमने कंसिडर किया पॉइंट बी। यहाँ पर हमने पॉइंट बी पर इसलिए मैग्नीन वायर ये जो जॉकी इसको हमने ये पॉइंट बी पर इसलिए अटैच किया क्योंकि पॉइंट बी पर ये जो गैल्वेनोमीटर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है जीरो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट फ्लो हो रहा है। जीरो करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब ये कि जो पॉइंट ए और जो पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एग्जैक्टली बराबर में ये सेल के ईएमएफ के जो कि E1। अगर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये सेल के ईएमएफ के बराबर में नहीं होता, E1 के बराबर में नहीं होता, तो उस केस में जो करंट होता वो ये सेल के थ्रू फ्लो करता, गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो करता और जो गैल्वेनोमीटर होता वो हमें इंडिकेट करता डिफ्लेक्शन। और यही रीज़न की वजह से जो जॉकी है इसको हमने मूव किया ये मैग्नीन के वायर के ऊपर और करते करते ये वाले पॉइंट पर हमने लाके ये जॉकी को अटैच कर दिया, जिसके वजह से गैल्वेनोमीटर में हुआ जीरो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये पॉइंट ए के लिए और ये जो पॉइंट बी है दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्जैक्टली बराबर में ये सेल के ईएमएफ के, जिसके वजह से जो करंट फ्लो रहा है ये गैल्वेनोमीटर में वो जीरो करंट फ्लो हो रहा है। हैंस जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में वो है जीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो E1 EMF होगा बराबर में होगा पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बराबर में होगा ये E1 EMF के, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो पॉइंट ए और जो पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका भी हमें मेजरमेंट लेना होगा। तो पॉइंट ए और जो पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा कांस्टेंट करंट आई जो कि ये ड्राइवर बैटरी पूरे सर्किट में फ्लो करवा रही है, ये आई करंट जो कि ड्राइवर बैटरी पूरे सर्किट में फ्लो करवा रही है, इनटू रेसिस्टेंस R1। R1 रेसिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक के, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक के जो रेसिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया R1 रेसिस्टेंस। तो ये जो R1 रेसिस्टेंस होगा बराबर में होगा रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन वायर इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नीन वायर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो जो लेंथ होगी उसको हमने कंसीडर किया X1 और ये जो X1 जो लेंथ होगी वो होगी 265 सेंटीमीटर की, क्योंकि अगर हम लोग देखिए जो मीटर रॉड होता है वो 1 मीटर का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के 1 मीटर, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक के 65 सेंटीमीटर, तो हमें टोटल हमें मिल जाएगा 265 सेंटीमीटर। और मीटर रॉड की रिक्वायरमेंट यही होती है, मीटर रॉड के हेल्प से जो लेंथ होती है उसका हम लोग मेजरमेंट ले पाते हैं। तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक के ये जो मैग्नीन वायर की जो टोटल जो लेंथ होगी जिसको हमने कंसीडर किया X1 वो बराबर में होगी 265 सेंटीमीटर के डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नीन वायर जिसको हमने कंसीडर किया ए। तो इक्वेशन को हम लोग फ्रेश लिख लेंगे। यहाँ पर जो E1 EMF होगा बराबर में होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोटेंशियल डिफरेंस के, और पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बराबर में होगा कांस्टेंट करंट जो कि ड्राइवर बैटरी पूरे सर्किट में फ्लो करवा रही है इनटू रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन वायर X1 डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो स्विच है इसको हम लोग ओपन कर देंगे, जिसके वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो जीरो करंट फ्लो होगा। और यहाँ पर ये जो 2 वे स्विच होगा इसको अभी हम लोग ये C1 सेल से डिस्कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर जो C2 सेल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो स्विच होगा उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। जैसे हम लोग ये स्विच को क्लोज कर देंगे तो उस केस में जो सर्किट होगी वो शॉर्ट हो जाएंगी। सिमिलरली पूरे सर्किट में फ्लो करने लगेगा करंट, और जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसिडर किया आई करंट जो कि होगा कांस्टेंट करंट। पहला हमने ये वाला जो टर्मिनल है इसको हमने कंसिडर किया था टर्मिनल ए। अभी यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है इसको अभी हम लोग कंसिडर करेंगे टर्मिनल पी। तो ये जो आई करंट होगा वो टर्मिनल पी पर आएगा, फिर उसके बाद 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ये वाले सेल के थ्रू फ्लो करेगा C2 सेल के थ्रू, फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो करेगा। अब ये जो 2 वे स्विच हो C2 सेल के साथ कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर से होते हुए ये पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। आई मीन गैल्वेनोमीटर में फ्लो करेगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर हमें इंडिकेट करेगा डिफ्लेक्शन। तो ये जो गैल्वेनोमीटर के साथ जो जॉकी जो कनेक्टेड है अभी इसको हम लोग मूव करेंगे मैग्नीन के वायर के ऊपर, और मूव करते करते हम लोग ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर लाके रख देंगे जिसको हमने कंसीडर किया पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू पर लाके हमने इसलिए रखा क्योंकि पॉइंट पी और जो पॉइंट क्यू दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्जैक्टली बराबर में ये C2 सेल के EMF के जो कि E2। अगर पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होता C2 सेल के EMF के कंपैरिजन में, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करता और गैल्वेनोमीटर हमें इंडिकेट करता डिफ्लेक्शन। मगर ऐसा नहीं हो रहा है, गैल्वेनोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट है। इसका मतलब पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्जैक्टली बराबर में ये C2 सेल के EMF के, जिसको हमने कंसीडर किया E2। तो हम लोग बोल सकते हैं जो E2 EMF होगा बराबर में होगा पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके,
और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बराबर में होगा कांस्टेंट करंट जो कि ड्राइवर बैटरी पूरे सर्किट में फ्लो करवा रही है इनटू रेसिस्टेंस R2। यहाँ पर ये R2 रेसिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, टर्मिनल P से लेकर टर्मिनल Q तक का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो मैग्नीन वायर है उसका पूरा रेसिस्टेंस जिसको हमने कंसिडर किया R2। तो जो R2 रेसिस्टेंस होगा बराबर में होगा रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन वायर। यहाँ पर ये जो पूरा जो रिलेशन है उसको हमने एज इट इज़ लिखा। R2 जो रेसिस्टेंस होगा बराबर में होगा रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन वायर इंटू X2 जो कि लेंथ होगी मैग्नीन वायर की पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक, और ये जो X2 जो लेंथ होगी वो बराबर में होगी 120 सेंटीमीटर के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के 1 मीटर फिर उसके बाद 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो हमें मिल जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो ये जो X2 जो लेंथ होगी मैग्नीन वायर की पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक के वो होगी 120 सेंटीमीटर की, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नीन वायर। और यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर जो 2 है दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हमें मिल जाएगा E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है वो I इंटू रो इंटू X1 डिवाइडेड बाई A, और यहाँ पर ये वाला रिलेशन I इंटू रो इंटू X2 डिवाइडेड बाई A। तो I इंटू रो इंटू X1 डिवाइडेड बाई A डिवाइडेड बाई I इंटू रो इंटू X2 डिवाइडेड बाई A। यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रो कैंसिल, यहाँ से रो कैंसिल, यहाँ से I कैंसिल, यहाँ से I कैंसिल, अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू X1 डिवाइडेड बाई X2। तो जो X1 और जो X2 है दोनों की वैल्यू को हमने कंप्यूट किया है। जो X1 है वो बराबर में 265 सेंटीमीटर के, तो X1 की जगह हम लोग पुट करेंगे 265 सेंटीमीटर। X2 बराबर में 120 सेंटीमीटर के, तो X2 की जगह हम लोग पुट करेंगे 120 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग ये दोनों वैल्यू को कंप्यूट करेंगे तो उस केस में जो आउटकम जो निकल के आएगा वो बराबर में होगा E1 EMF के और E2 EMF के। तो कुछ इस तरीके से हम लोग दो सेल का जो EMF है उसका हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। या फिर ऐसा हम लोग बोलेंगे ये जो 265 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस केस में दो सेल का बीच का जो EMF होगा वो हमें मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो सेल का जो EMF होता है उसको हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर। सिमिलरली अभी हम लोग दूसरे एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर के। तो वर्किंग प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, When a current of constant magnitude flow through a wire having uniform cross sectional area, करंट जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है जब वो फ्लो करेगा एक वायर से जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हो मतलब कांस्टेंट हो, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप, जो कि वायर के किसी भी एक पर्टिकुलर लेंथ के अक्रॉस होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, वह एग्जैक्टली बराबर में होगा वो पर्टिकुलर जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया अभी थोड़े टाइम पहला। तो यही होता है पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। किसी भी लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या फिर बोल सकते जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर का। अभी हम लोग पोटेंशियोमीटर के दूसरे एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एक जो सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा उसका हम लोग मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर हमने सेम पोटेंशियोमीटर की सर्किट हमने कंसीडर करी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सेम सर्किट हमने यहाँ पर कंसीडर करी। ये स्ट्रिप है, ये कॉपर की स्ट्रिप हमने यहाँ पर कंसीडर किया। कॉपर की स्ट्रिप के बीच में मैग्नीन वायर कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये स्विच कनेक्टेड है, यहाँ पर रियोस्टेट, ड्राइवर बैटरी, एमीटर, यहाँ पर ये जो टर्मिनल है इसको अभी हमने कंसीडर किया टर्मिनल ए। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो टर्मिनल हमने कंसीडर किया इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल ए। अभी हम लोग सबसे पहला जो बैटरी होगी उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट करना है। टर्मिनल ए से हम लोग कनेक्ट करेंगे एक वायर, और यहाँ पर हमने कनेक्ट किया एक बैटरी, बैटरी के साथ कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है जॉकी। यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर और ये जो बैटरी हमने जो कनेक्ट किया है, और यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी कनेक्ट करेंगे। ये पूरी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया आर, और ये जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसको हमने कंसिडर किया आई डैश। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो स्विच होगा इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। जैसे हम लोग ये स्विच को क्लोज कर देंगे तो उस केस में जो सर्किट होगी उसमें फ्लो करेगा करंट। ये ड्राइवर बैटरी के थ्रू पूरी सर्किट में फ्लो करेगा करंट, और वो जो करंट होगा कांस्टेंट, और ये जो आई करंट होगा ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आएगा, मतलब ये टर्मिनल ए पर आएगा और दो पार्ट में स्प्लिट होगा। थोड़ा करंट यहाँ से फ्लो करेगा मैग्नीन के वायर के थ्रू, और थोड़ा बहुत जो करंट होगा ये बैटरी के थ्रू फ्लो करेगा। तो उस केस में गैल्वेनोमीटर के थ्रू भी करंट फ्लो करेगा। गैल्वेनोमीटर हमें इंडिकेट करेगा डिफ्लेक्शन। तो जो गैल्वेनोमीटर के साथ जो जॉकी जो कनेक्टेड है अभी उसको हम लोग मूव करेंगे मैग्नीन के वायर के ऊपर।
तो ये जॉकी को हमने मैग्नीन के वायर के ऊपर कुछ इस तरीके से मूव किया, मूव करते करते ये पर्टिकुलर पॉइंट पर लाके हमने रख दिया ये जॉकी को। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें हो रहा था जीरो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट ए और जो पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा ये सेल के ईएमएफ के, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था। तो ये जो सेल का जो ईएमएफ है उसको हमने कंसीडर किया ई, और वो बराबर में होगा पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा कांस्टेंट करंट जो कि ड्राइवर बैटरी पूरे सर्किट में फ्लो करवा रही है इनटू R1 रेजिस्टेंस। R1 रेजिस्टेंस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया R1 रेजिस्टेंस, और ये जो R1 रेजिस्टेंस होगा बराबर में होगा रेसिस्टिविटी ऑफ द मैग्नीन वायर इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नीन वायर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, जिसको हमने कंसीडर किया X1। यहाँ पर ये जो X1 जो लेंथ होगी वो बराबर में होगी, यहाँ पर ये जो X1 जो लेंथ होगी वो बराबर में होगी 270 सेंटीमीटर के। यहाँ से यहाँ तक के 1 मीटर हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के 2 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के 70 सेंटीमीटर होगा। हम लोग देख सकते हैं जॉकी कहाँ पर कनेक्टेड है 70 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक के टोटल जो लेंथ होगी वो होगी 270 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं जो X1 होगा बराबर में होगा 270 सेंटीमीटर के। तो ये जो X1 की जो वैल्यू उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया 270 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो सेल का जो ईएमएफ है ई वो बराबर में पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का बराबर में रेसिस्टिविटी इंटू X1 डिवाइडेड बाय ए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्विच होगा उसको हम लोग ओपन कर देंगे, जिसकी वजह से पूरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो जीरो हो जाएगा। अब ये जो सेल यहाँ पर हमने जो कनेक्ट किया है ये सेल के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, जिसकी जो वैल्यू है वो है R, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1 करंट। और ये जो सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया स्मॉल लेटर R। अब ये जो स्विच है ये स्विच को हम लोग क्लोज कर देंगे, जिसकी वजह से पूरी सर्किट में फ्लो करेगा करंट। यहाँ पर ये जो टर्मिनल ए पहला जिसको हमने कंसीडर किया था अभी इसको हम लोग कंसीडर करेंगे टर्मिनल पी। ये जो टर्मिनल है अभी इसको हम लोग कंसीडर करेंगे टर्मिनल पी। तो ये जो आई करंट होगा वो टर्मिनल पी पर आएगा और दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। करंट ये मैग्नीन वायर के थ्रू भी फ्लो करेगा, फिर उसके बाद ये सेल के थ्रू भी फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा। गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करेगा डिफ्लेक्शन। तो ये गैल्वेनोमीटर के साथ जो जॉकी कनेक्टेड है अभी इसको हम लोग मूव करेंगे मैग्नीन के वायर के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक कि हमने कुछ इस तरीके से मूव किया और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर लाके रख दिया, जिसको हमने कंसीडर किया पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू पर जो गैल्वेनोमीटर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है जीरो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब पॉइंट पी और जो पॉइंट क्यू दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी वो बराबर में होगा ये सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, सेल के ईएमएफ के नहीं, सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमने सेल के साथ कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, जिसको हमने कंसीडर किया वी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। सिमिलरली जो पॉइंट पी और जो पॉइंट क्यू दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बराबर में होगा ये वाले इक्वेशन के, करंट जो कि ड्राइवर बैटरी पूरे सर्किट में फ्लो करवा रही है इनटू रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन वायर X2 लेंथ पॉइंट ए से लेकर पॉइंट पी से लेकर पॉइंट क्यू तक के टोटल जो लेंथ होगी वो होगी 130 सेंटीमीटर की। तो जो लेंथ है उसको हमने कंसीडर किया X2 और वो होगी 130 सेंटीमीटर के डिवाइडेड बाय ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नीन वायर। तो जैसे कि मैंने बोला पॉइंट पी और जो पॉइंट क्यू दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बराबर में होगा ये सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। हमें पता है जो ईएमएफ होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट जो कि एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा और इंटरनल सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा, मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा और इंटरनल रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कॉज होता है वो होता है ईएमएफ। मगर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिस्क्राइब करता है कि करंट जो कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू या फिर एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो उस केस में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो उस केस में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। और जो ईएमएफ होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन में। बेसिकली जब हम लोग बैटरी के साथ एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लॉस्ट कर जाता है थोड़ा बहुत, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। तो लॉस्ट वोल्ट के बाद अवेलेबल जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो टर्मिनल पर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं अगर हम लोग ईएमएफ में से लॉस्ट वोल्ट को अगर हम लोग माइनस कर दें तो उस केस में हमें मिलता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके वजह से जो ईएमएफ होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन में।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये सेल, अगर ये सेल का ईएमएफ अगर ई होता है, ये सेल का ईएमएफ अगर ई होता है, तो जो ईएमएफ होगा वो बराबर में होगा I1 करंट जो कि ये सेल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में फ्लो करवा रही है इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जिसको हमने कंसिडर किया कैपिटल लेटर R। जैसा कि मैंने बोला, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो हम लोग बोल सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I1 जो कि करंट है जो कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इनटू वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जिसको हमने कंसिडर किया R। यहाँ पर हमें I1 के लिए इक्वेशन मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर ये जो I1 के लिए हमें जो इक्वेशन मिला उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो I1 की जगह हम लोग पुट कर देंगे V डिवाइडेड बाय R इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल लेटर R। इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू R डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू स्मॉल लेटर r इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस कैपिटल लेटर R। इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए हमें इक्वेशन बनाना है, तो R को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, स्मॉल लेटर r को, इक्वल टू E इंटू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय V माइनस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाए इंटरनल रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय V माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। तो यहाँ पर ये जो E डिवाइडेड बाय V है इसके लिए हमें वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन हमने जो कंसीडर किया है, ये जो सेम इक्वेशन यहाँ पर जो हमने जो कंसीडर किया है उसको हमने यहाँ पर एज्यूम किया, सेम इक्वेशन को हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है इसको अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले, ये वाला जो इक्वेशन है इसको अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले यहाँ से। तो वहाँ पर हमें सबसे पहला फाइंड आउट करना होगा E और V के लिए वैल्यू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो E और जो V है दोनों के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, E और वैल्यू V के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले वाले केस में, यहाँ पर पहले वाले केस में जब हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था पहले वाले केस में, उस केस में सेल के ईएमएफ के बराबर में था। पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था इनिशियली वो बराबर में था सेल के ईएमएफ के। तो हम लोग बोल सकते हैं E इज इक्वल टू आई इंटू रो इंटू x1 डिवाइडेड बाई ए। मतलब पहले वाले केस में जब हमने ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया था तो उस केस में पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो बराबर में था सेल के ईएमएफ के। पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर में था सेल के ईएमएफ के। और यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर में आई इंटू रो इंटू x1 डिवाइडेड बाई ए। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ईएमएफ होगा वो बराबर में होगा आई इंटू रो इंटू x1 डिवाइडेड बाई ए, जिसको हमने यहाँ पर लिखा आई इंटू रो इंटू x1 डिवाइडेड बाई ए। दूसरे वाले केस में हमने क्या कंसिडर किया था, जो पॉइंट पी और जो पॉइंट क्यू दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम लोग बोल सकते हैं जो V होगा वो बराबर में होगा, ये जो V है वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वो बराबर में होगा आई इंटू रो इंटू x2 डिवाइडेड बाई ए। क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरी जो वैल्यू है बराबर में दो पॉइंट के बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पॉइंट P और जो पॉइंट Q दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर में ये वाली वैल्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके बराबर में होगा। तो यहाँ पर हमने सेम इक्वेशन को फ्रेश अच्छी तरीके से लिखा, E डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू आई इंटू रो इंटू x1 डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई V की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे आई इंटू रो इंटू x2 डिवाइडेड बाई ए। यहाँ से ए कैंसिल, यहाँ से ए कैंसिल, आई इंटू रो कैंसिल, आई इंटू रो कैंसिल, अल्टीमेटली हमें मिल जाए E डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई x2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें E डिवाइडेड बाई V के जगह, यहाँ पर अगर हम लोग देखें E डिवाइडेड बाई V के जगह, ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पर जो मिला था E डिवाइडेड बाई V के जगह हम लोग पुट करेंगे x1 डिवाइडेड बाई x2। तो यहाँ पर हमने पुट किया E डिवाइडेड बाई V के जगह x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। x2 को हम लोग माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इंटरनल रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x2 इंटू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। यहाँ पर हमें x1 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू पता है, तो अगर हम लोग x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें और ये इक्वेशन को कंप्यूट करें तो उस केस में जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा सेल का वो हमें मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है उसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर।